आज पुराने के दौर पे आजकल वो नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। अगर टैलेंट है तो टैलेंट को बिल्कुल निखारना भी चाहिए, उसको आगे एनहांस करना चाहिए। तो बहुत लोग हैं जो ऐसा बोला करते थे कि ये क्या पेंटिंग्स बनाता रहता है, ये क्या करता रहता है और ये क्या कर लेगा अपनी ज़िंदगी में। हुँ, हुँ। श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए मैंने एक पेंटिंग तैयार की थी। बहुत सुंदर, बहुत नायाब पेंटिंग जिसको मैंने कम से कम 1 महीने से ज़्यादा मैंने लगाया था और मेरी दिल की ख़्वाहिश भी थी कि मैं उनसे मिलूँ, जी। उनका आशीर्वाद लूँ और मैं उनका एक फ़ैन भी हूँ। हुँ। तो मैं उनको मुझे समय मिला और मैं उनसे रूबरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज का एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं ना, उन्हें पूर्व राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया गया है अपनी कला के लिए। आज के जो गेस्ट हैं, राजन मालूजा जी, जो एक बेहतरीन चित्रकार हैं। तो चलिए क्यों ना हम उनसे ही बात करते हैं कि वो इस लाइन में कैसे आए और ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली। वेलकम राजन जी, कैसे हैं आप? बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका स्वागत है हमारे थैंक शो यू, पर। थैंक यू। राजन जी, जैसे मैंने आपकी काफ़ी पेंटिंग देखी हैं, आपको हुँ। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? अ, मैं बचपन से ही ड्राइंग पेंटिंग्स वगैरह बनाता था हुँ, और जब मैं 4th या 5th क्लास में था, तो मैं दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह बनाता था। ओके। तो मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे कि मतलब बच्चा जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग वगैरह दीवारों पे बना रहा है। हुँ, और दूसरा ये कि हमारे ना पड़ोसी लोग जो थे, तो हमारे पेरेंट्स को जो है पड़ोसी लोग बोलते थे कि आपका बच्चा जो है दीवारों पे पेंटिंग्स वगैरह ये जो दीवारों पे ड्राइंग वगैरह करता रहता है, क्या कुछ बनाता रहता है। हुँ, हुँ। तो और मेरे मम्मी-पापा को कभी भी मुझे कुछ नहीं बोलते थे बल्कि सपोर्ट ही करते थे और उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक रुझान बढ़ता चला गया। ओके। जैसे-जैसे क्लासेस बढ़ती चली गई और उसमें रियाज़ पेंटिंग में भी और ड्राइंग वगैरह में भी रियाज़ होता चला गया हुँ, हुँ। और धीरे-धीरे धीरे आफ्टर 12th मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट किया राजस्थान ओके। स्कूल ऑफ आर्ट से। ओके, जब जैसे आप जी, बता रहे थे 4th या 5th क्लास में थे, जी, उस टाइम पे आपने पेंटिंग शुरू की थी। जी। तो कहीं न कहीं फैमिली जो आप पड़ोसी बता रहे हो कि कहते थे, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम्स भी आई होंगी फैमिली ये क्या बना रहे हैं जी, उस जी, चीज़ जी, में। जी, जी। तो क्या रहा था उस टाइम पे आपका? फैमिली अ, का सपोर्ट किस तरीके से आपको मिला? फैमिली का इसमें मैं ये चीज़ बोलूँगा कि मेरी मदर का सपोर्ट तो मैं कहूँगा कि 100% ही मुझे मिला। हुँ, हुँ। बाकी हाँ, थोड़ा कम-ज़्यादा हर किसी की लाइफ़ में होता है। पेरेंट्स हाँ, का नहीं इसमें फैमिली का सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा मिला, स्पेशली मेरी मम्मी का सपोर्ट तो मुझे बहुत ज़्यादा मिला बहुत इसके अच्छी अंदर। बात है जी, कि आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया जी, क्योंकि एज ए पेरेंट्स अगर मैं भी सोचती हूँ इस फील्ड में मेरा बच्चा आके कहता है कि मैं मुझे पेंटिंग वाली लाइन में जाना है, जी, आर्ट मुझे आर्टिस्ट बनना है, तो मैं कहीं ना कहीं कहूंगी कि पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर बिल्कुल। इस लाइन में जाइएगा। तो आप ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मैं इसके अंदर ये चीज़ बोलूँगा कि आजकल का दौर ना अलग है और जो पुराना दौर था वो अलग है। पहले के दौर में ये होता था कि बच्चों को ये चीज़ बोली जाती थी कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई नहीं। पढ़ाई आजकल के दौर पे पढ़ाई आप उतनी करो जितना आप समाज में उठ बैठ सको, अच्छे से बोल सको, अच्छे से जी। बात कर सको और एक अच्छी वैल्यूज़ आपके अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे संस्कार होने चाहिए बिल्कुल। कि किसी से आप कैसे बात करते हो। बट एक हुनर जो अगर आपके अंदर है, अगर आप एक टैलेंटेड व्यक्ति हो, हुनर आपके अंदर है, तो वो कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी और आपके ब्रदर सिस्टर अगर हैं, बड़े हैं, जैसे मेरे भी बड़े ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो उनको ये चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए कि आजकल का जो दौर है, वो पुराना वाला दौर नहीं है। बिल्कुल। आजकल के दौर में ये चीज़ है कि अगर आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको वो चीज़ उसको एनहांस करनी चाहिए, उसको वो बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। तो सिर्फ पढ़ाई आज पुराने के दौर पे आजकल वो नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई। अगर टैलेंट है तो टैलेंट को बिल्कुल निखारना भी चाहिए, उसको आगे एनहांस करना चाहिए उससे। बिल्कुल। जैसे जी, बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें कहते हैं ना कि कहीं पेंटिंग अगर देख लेते हैं तो कहते हैं पेंटिंग बोलती है। जी। तो कहीं न कहीं उसके बारे में मैं भी जानना चाहूँगी कि पेंटिंग बोलती कैसे है? देखिए, इसके अंदर बनाने वाले तो देखिए बहुत हैं। हुँ। बहुत आपको ऐसे चित्रकार मिल जाएँगे जो पेंटिंग्स को बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप उस पेंटिंग के अंदर अपने भाव डालते हैं। जी। भाव डालना बहुत ज़रूरी होता है।
अगर आप पेशेवर तौर पे काम कर रहे हैं कि हाँ मुझे पेंटिंग बनानी है और पेंटिंग बना करके देनी है पेशेवर तरीके से, तो आप उसके अंदर भाव नहीं डाल पाएंगे। अगर आप पैसों के तौर पे काम करेंगे तो आप उसके अंदर भाव नहीं डाल सकते। पैसा तो अपने आप आंधी की तरह आएगा ही आएगा। अगर आप डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ, जज्बे के साथ अगर आप काम वगैरह कर रहे हैं तो पैसे की आप परवाह नहीं कीजिए, पैसा तो आपके पीछे पीछे भागेगा। लेकिन हमें कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, उसको ये फोकस करना चाहिए कि मैं अपना 100% जो मैं चीज बना रहा हूँ उसके अंदर मैं वो चीज डालूं। अब बात आ जाती है डालने पे, तो जैसे कि आपने ये वाली बात बोली कि पेंटिंग बोलती है, तो वो पेंटिंग बोलने का मतलब क्या है कि हमारे अंदर की जो चेतना है, हमारे अंदर के जो भाव है, हमारे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, अगर हम किसी चीज को बना रहे हैं, उसे एक दिल से बना रहे हैं, अपनी एक चेतना से बना रहे हैं, अपने एक भाव से बना रहे हैं, तो हमारी सारी फीलिंग उसके अंदर जाती हैं। जैसे कि अब आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक गृहिणी है और घर में वो खाना बनाती है, तो खाना बनाती है, बनाने वाली अगर मुंह से बहुत गंदा अनाप शनाप बोले तो सारा जो भाव है वो खाने में जाता है। ऐसे ही एक चित्रकार भी है। तो अगर चित्रकार अगर सारी की सारी फीलिंग्स, अच्छी सोच, पॉजिटिव एनर्जी से वो पेंटिंग बना रहा है और सुन रहा है, श्रवण कर रहा है, श्रवण करके वो चीज वो अपनी पेंटिंग में डाल रहा है, तो सारी एनर्जीज पेंटिंग में चली जाती है। तो तभी कहा जाता है कि पेंटिंग जो है वो बोलती है पेंटिंग। तो कह सकते हैं ना, इसे आध्यात्मिक से हम जोड़ सकते हैं। क्योंकि इसके लिए भी आपको काफी प्रैक्टिस है, आप मेडिटेशंस वगैरह भी करते होंगे। मैं भारती जी इसमें एक चीज जरूर बोलूंगा कि मैं इस्कॉन मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ, हरे रामा हरे कृष्णा। और मेरे को 12-15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं वहां से जुड़े हुए। मैं चैंटिंग करता हूँ, सुबह जल्दी मेरा उठना होता है, नियम है मेरा 4-4:30 बजे का मैं उठ जाता हूँ। और मैं अपना मेडिटेशन करता हूँ, अपना ध्यान करता हूँ। मुझे सारी एनर्जीज वगैरह जब भी मैं पेंटिंग वगैरह बनाता हूँ, वो मुझे पहले से ऑटोमेटिकली जो है वो अपने अंदर से एक प्रेरणा आ जाती है कि मुझे क्या बनाना है, चाहे वो भक्ति चित्र हो, डिवाइन पेंटिंग्स वगैरह हो, या किसी की भी पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वगैरह क्यों ना हो, जो लोग मुझसे बनवाते हैं। और मैं इसमें ये चीज जरूर बोलूंगा, मैं अपने मुंह में या मिठू नहीं बनूंगा। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं भारती जी कि आपकी राजन जी आपकी पेंटिंग जब से हमारे घर पे लगी है, तो जिस दीवार पे लगी है वहां हम बैठते हैं तो वहां एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है और ऐसा लगता है कि बस हम उसी पेंटिंग को देखते रहें। और वो पेंटिंग ऐसे लगती है कि बस जीवंत है वो पेंटिंग और अभी निकल करके वो बाहर आ जाएगी। ऐसी पेंटिंग है, चाहे वो भक्ति चित्र है, डिवाइन पेंटिंग या पोर्ट्रेट पेंटिंग या कोई भी पेंटिंग वो क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आपकी चेतना, आपकी अंतर आत्मा उस चीज को कनेक्ट करती है। इसी वजह से वो कहीं ना कहीं लोग उससे कनेक्टेड है। जी। और भारती जी इसमें ये चीज है कि अगर हम जब भी पेंटिंग वगैरह बनाते हैं तो मोस्टली जो लोग हैं वो क्या सुनते हैं, जैसे कोई चित्रकार है गाने चला लिए या कुछ भी है, प्यार मोहब्बत और ये सब चीजों के। और लेकिन हमारे में ये चीज होता है कि अगर हम पेंटिंग वगैरह बनाते हैं तो हमारे जो कक्ष है हमारा, जहाँ पे हम बनाते स्टूडियो, उसमें कीर्तन चलता है। हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन चलता है। और कभी अलग अलग भजन चलते हैं, कभी मेडिटेशन ओम की चैंटिंग होती है। तो मन ऐसा लगता है कि बस अपने आप ही जैसे हम श्रवण करते हैं, या कभी हम भागवतम भी अगर वो हमारे हाथ चल रहे हैं और हम भागवतम सुन रहे हैं, तो वो हमारे हाथ क्या होते हैं अपने आप चलते रहते, हमें ये भी नहीं पता लगता कि पेंटिंग बन करके तैयार भी हो गई। तो बहुत आश्चर्य की बात है कि कहीं ना कहीं जैसे आपने बताया कि जिन लोगों के यहाँ आपकी पेंटिंग लगी हुई है, जो फीलिंग है वो वही फीलिंग है जो आपके कच्छ में, और आपकी जो अंतर आत्मा उस चीज को बना रही है। जो इस लाइन में जाना चाहते हैं, जो इस फील्ड में है, तो उन लोगों के लिए जैसे कि उन्हें क्या क्या अपने लिए करना चाहिए अपने आप को इस फील्ड में और आगे ले जाने के लिए? देखो डेफिनेटली इसके अंदर मेहनत तो है। अगर मैं ये नहीं कह सकता कि मेहनत नहीं है, मेहनत हर एक चीज के अंदर है। अगर आपने क्रिकेटर बनना है, और अगर आपने शेफ बनना है, अगर आपने कोरियोग्राफर बनना है, और बहुत सारी ऐसी फील्ड वगैरह हैं, तो हम एक चीज समझे और चुटकी बजी और हम पॉपुलर हो गए, हमारा नाम हो गया, ऐसा नहीं होता। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जज्बा होना चाहिए, और उससे लैकिंग नहीं होनी चाहिए कि उससे पीछे भागना नहीं चाहिए, नहीं हमसे मेहनत नहीं हो रही है। मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी। और एक मेरे अंदर भी एक जज्बा था कि, और मेरे अंदर सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, कि मेरे को एक सपोर्ट भी थी, वो डिवाइन सपोर्ट कह लो
या एक दिव्य शक्ति कह लो, जो मेरे पीछे ज़रूर थी। और आज उसी शक्ति की वजह से, उसी एक डिवाइन पावर की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। तो उस पावर को भी नहीं इंसान को छोड़ना चाहिए। उससे जुड़े रहोगे तो आप कहीं ना कहीं उस एक मंजिल तक जरूर पहुंचोगे जहां आपकी सोच जा रही है। और जहां आपकी सोच जा रही है वो तो सिर्फ आपकी सोच है, और प्रभु ने आपके लिए क्या सोच रखा है वो तो आपको भी नहीं पता। जब आपने इसकी शुरुआत की थी पूरी तैयारी के साथ, जब आप इस फील्ड में उतरे थे, तो आपने बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होगा, तो उनको आपने कैसे ओवरकम किया? देखिए, परेशानियां तो किस फील्ड में नहीं होती हैं, परेशानियां तो आपकी फील्ड में भी डेफिनेटली आपके पास भी आई होंगी जिंदगी में कभी ना कभी, और सबकी जिंदगी में आती हैं। बट मैं अगर अपनी जर्नी की मैं बात वगैरह करूं तो बहुत लोग हैं जो ऐसा बोला करते थे कि ये क्या पेंटिंग्स बनाता रहता है, ये क्या करता रहता है, और ये क्या कर लेगा अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ ऐसा कुछ जो है सुनने को मिलता था। बट आज वही लोग हैं जो उनको ये चीज पता है कि राष्ट्रपति से अवॉर्डेड है। हाँ, नहीं जैसे अभी तो अब सब लोगों को पता है, वो आपका सपोर्ट कर रहे हैं, वो इस चीज को कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। कहीं ना कहीं इन शब्दों को सुन के आपकी क्या रिएक्ट रहा था उस टाइम? मैं बस ये था कि मैं उन लोगों को तो रिएक्शन नहीं करता था, एक्शन का रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन मेरे मन में ही ये सब चीजें चलती रहती थी। जैसे कहते हैं ना कि वायरलेस एक फोन होता है, तो हमारा प्रभु के साथ एक वायरलेस फोन है, और वो अंदर से चलता है, मेडिटेशन से चलता है। तो मैं अपने प्रभु को ही बोलता था कि हे प्रभु, अगर हम आपको मानते हैं, हम आप पे निर्भर हैं, हम आप पे डिपेंड है, हम आपके शरणागत हैं, तो हम किसी और को नहीं बोल सकते, हम तो आपको ही बोल सकते हैं। अगर मेरे ऊपर कोई उंगली उठा रहा है तो इनडायरेक्टली वो आपके ऊपर ही उंगली उठ रही है। तो आप अपनी उंगली अपने भक्त के ऊपर क्यों उठवा रहे हो? सही, आप मत उठवाओ। आज वो चीज है कि प्रभु ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, और आज वो भी लोग देखते हैं। जो वायरलेस कनेक्शन था भगवान के साथ आपका, वो प्रूफ हुआ कि नहीं, वो और वो प्रभु ने मेरे किया भी। वो कह मेरे प्रभु ने लाज रखी है इसके अंदर। वो सच्चा कनेक्शन था जो भगवान ने आपका पूरी लाज भी रखी है। पांडवों की लाज रखी, द्रौपदी की लाज रखी, प्रहलाद महाराज की लाज रखी, कुंती महारानी की लाज रखी, आज उन्होंने मेरी भी लाज रखी है। तो कहते हैं ना, भगवान को एक बार बस आप दिल से याद कर लो ना, तो वो सब कुछ छोड़ के भागे चले आते हैं। तो आपकी इस कहानी से मुझे ये भी समझ में आया कि वाकई दिल से भक्त पुकारता है तो भगवान सब कुछ त्याग के उसके साथ खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी चीज बोलूंगा कि 16 कलाएं जो होती हैं प्रभु की, जैसे रामचंद्र जी 12 कला पूर्ण थे, कृष्ण भगवान 16 कला पूर्ण थे, तो 16 कलाओं में से एक कला होती है चित्रकला, और जो कि भगवान हर किसी को नहीं देते। बिल्कुल, जो आपने 16 कलाएं बताई श्री कृष्ण में, तो कहीं ना कहीं जो आपके अंदर चित्रकारी आई है, तो भगवान भी कुछ अपने स्पेशल बंदों को ही वो चीज देते हैं, तो शायद आप उनमें से एक हैं। मैं ये भी नहीं सोचता, ये तो बस प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु का एक गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, कन्हैया का गिफ्ट है, और ये हमने अपनी जिंदगी में संजोया हुआ है, और यही हमारी आजीविका भी है। और ऐसी एक आजीविका है कि हम सोच भी नहीं सकते कि जो दूसरे लोग काम वगैरह करते हैं, ये एक ऐसी आजीविका है कि भगवान ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। कह सकते हैं ना, इसका बिलीफ सिस्टम आपका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग भी है, और एक चित्रकार का बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना भी चाहिए। इसमें मैं एक बात बोलूंगा, आपने स्ट्रॉन्ग की बात वगैरह करी, जब हम अपने प्रियतम के शरणागत हो जाते हैं, मैं इसीलिए आपके शायद इंटरव्यू में मैं आपको शायद लग रहा होगा कि कृष्ण का नाम या फिर इस्कॉन मंदिर या फिर मेरे प्रभु, तो मैं आपको शायद ये भी चीज वो पता लग रही होगी कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ। बिल्कुल, मैं कनेक्ट चित्रकार भी हूँ और एक स्पिरिचुअल पर्सन भी हूँ। मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो आपकी वीडियोस देखी, मैं कहीं ना कहीं वो कनेक्ट भी कर पा रही थी कि बहुत अच्छी आपकी विचार शक्ति है, आपकी जो अंतरात्मा है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसके अंदर वो दिख रहा था। जी। इसी के साथ साथ मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, जब हम अपने प्रियतम के आगे शरणागत हो जाते हैं, तो भगवान भी भगवद गीता में यही कहते हैं कि मेरे शरणागत हो जाओ। तो जब तुम मेरे शरणागत हो जाते हो तो तुम्हारे को भय की किसी भी तरीके की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम सब चीजें जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो जब प्रभु के ऊपर ही छोड़ दिया तो फिर घबराना किस बात का। सही बात। और जैसे आपने बहुत सारी चीजों को अभी परेशानियां भी झेली, भगवान के साथ आपका बहुत अच्छा भी रहा, साथ में मुझे ये भी जानना है कि आपने क्या क्या अचीव किया इस लाइफ में, क्या है आपके अचीवमेंट अवार्ड के तौर पे आप पूछना चाह रहे हैं? बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं। अगर मैं अपने आध्यात्मिक तरीके से सोचूं तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है कि भगवान आपके साथ खड़े हुए हैं। मैं
सामाजिक तौर पे पूछना चाहती हूँ कि आपके क्या अचीवमेंट रहे हैं? आध्यात्मिक तौर पे शुरुआत करते हैं इसकी। आध्यात्मिक तौर पे ये है कि ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने अपना नाम जो है अगर हम बोल पा रहे हैं, प्रभु का नाम ले पा रहे हैं, वरना ऐसे तो बहुत धरती पे बहुत ऐसे लोग हैं, प्राणी हैं, और कितने लोग ले पाते हैं, जी। चुनिंदा ही लोग होते हैं। तो मैं तो कहूँगा चुनिंदा मेरे लिए 2 चीज़ें बन गई हैं, एक आध्यात्मिक भी और चित्रकारी भी। तो चित्रकारी भी जो है तो कितने लोग कर रहे हैं, और आध्यात्म से भी जुड़े हैं तो कितने लोग हैं सही जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अगर तरीके से अगर हम फॉलो करते हैं तो भगवान भी देखता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, आध्यात्मिकता से शुरुआत करते हैं। अचीवमेंट की अगर मैं बात वगैरह करूँ, मैं प्रभु का नाम ले पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो उसको सबसे नहीं छोड़ना चाहिए ये वाली चीज़ तो। और दूसरा, अगर हम एक भौतिक संसार की बात वगैरह करें, यहाँ के लिए भी बढ़ना है आगे, अपनी जो एक सोशल हमारी जो अचीवमेंट्स वगैरह है वो भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह हैं। तो मुझे इसके अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही है कि पूर्व राष्ट्रपति जी श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए मैंने एक पेंटिंग तैयार की थी, बहुत सुंदर, बहुत नायाब पेंटिंग, जिसको मैंने कम से कम 1 महीने से ज़्यादा मैंने लगाया था। और मेरी दिली ख्वाहिश भी थी कि मैं उनसे मिलूं, उनका आशीर्वाद लूं, और मैं उनका एक फ़ैन भी हूँ। तो मैं उनको मुझे समय मिला और मैं उनसे रूबरू हुआ। मैं उनके साथ जिस तरीके से आप बैठे हो, मैं उनके साथ उस तरीके से ही बैठा हुआ था। वो मुझसे पूछ रहे थे बहुत सारी चीज़ें कि बेटा आपने कैसे कैसे सब चीज़ें ज़िंदगी में करी। और मैं इतना सौभाग्यशाली, मैं तो खुद कहता हूँ, कन्हैया ने एक देश के पूर्व राष्ट्रपति के सामने, नहीं तो मेरी क्या एक हैसियत कि मैं देश के पूर्व राष्ट्रपति के सामने मैं रूबरू हो रहा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। वो मुझसे ये पूछ रहे हैं, बेटा कि आपकी जर्नी कैसी थी और आप यहाँ तक कैसे सब चीज़ें आपने कैसे कैसे करी। तो मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड तो यही चीज़ थी कि मैं उनके साथ बैठा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ। तो और वो थोड़े से इमोशनल भी हुए, भावुक भी हुए मेरी बातों को सुन करके। और मैंने जब उनको पेंटिंग दी और वो देखते ही रह गए, गदगद हो गए पेंटिंग को देख करके। और फिर दोबारा मैंने उनसे आशीर्वाद लिया कि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और उन्होंने खूब सारी ब्लेसिंग दी, और साथ ही साथ मुझे ये वाला अवार्ड भी दिया, मेरी कला को सम्मान दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इतनी सारी आपने पेंटिंग बनाई है, उनमें किसी के साथ आपकी भावना तक कहानी जुड़ी हो, अटैचमेंट होता है ना कि एक कहानी किसी पेंटिंग के साथ जुड़ी हुई हो? मेरी मम्मी की पेंटिंग के साथ मेरी वो है, फीलिंग्स हैं। एक मम्मा की पेंटिंग, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 शख्स ऐसे हैं जिनसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो हैं, पहला तो मेरी माँ और दूसरे मेरे प्रभु श्री कृष्ण। तो ये दोनों की ही पेंटिंग का मैं बताऊंगा आपको। और एक शादी में हम गए थे, मम्मा और मैं, और वहाँ पे मेरे पास एक प्रोफेशनल कैमरा मैं साथ में लेकर के गया था, और मैंने अपनी मम्मा का जो है पिक्चर लिया। बहुत सुंदर एक पिक्चर था वो। और मैंने वो पिक्चर, तो मम्मा चेयर के साथ ऐसे हाथ रख करके खड़े हुए थे। तो वहाँ पे जब मैंने पिक्चर वगैरह मम्मा का लिया, तो उसके बाद वही पिक्चर को मैंने पेंटिंग के फॉर्म में उतारा कैनवस के ऊपर। और जो पीछे का जो बैकग्राउंड था, क्योंकि वहाँ पे जब आप मैरिज फंक्शन में जाते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो बट पीछे का बैकग्राउंड मैंने एक हवेली टाइप का मैंने बनाया, और मम्मी को एक रानी के तौर पे उसमें मैंने दिखाया। और वो पेंटिंग आज भी मेरे स्टूडियो में मेरे सीट के पीछे लगी हुई है, और वो मुझे आशीर्वाद देती हैं हमेशा। और दूसरा जो है वो मेरे प्रभु की पेंटिंग है। तो मेरे घर पे माहौल ऐसा बनाया है मैंने, वो मेरा घर नहीं लगता, वो वृंदावन लगता है। अरे वाह। तो मैंने अपने घर को ऐसा डेकोरेट किया हुआ है कि कोई भी मेरे घर पे आता है, ये मैं आपको मतलब इसमें कुछ भी ऐसा वो नहीं है, ये बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य चीज़ें ही जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे घर पे कोई आता है तो कोई भी मेरे घर पे बैठता है, मेरे ड्राइंग रूम में बैठता है, तो वो यही चीज़ ही बोलता है कि राजन जी आपके घर पे बैठे ना, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है। मन करता है, जो भी दुखी भी होता है ना, वो यहाँ पे बैठ करके ऐसा लगता है कि हमारा दुख गया कहाँ, गायब ही हो गया। और मेरे कन्हैया जी तो इतना सुंदर, मैंने मंदिर भी बना रखा है अपने घर पे, और घर का एटमॉस्फेयर कह लो, वातावरण कह लो, वो ऐसे लगता है जैसे कि हम इस्कॉन मंदिर में ही बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, भगवान के साथ जो जुड़ाव है ना, वो दिखता है। बिल्कुल।
जो लोग भक्त हैं या भगवान की शरण में हैं या भगवान को सब कुछ मानते हैं, आप उनके घर में जाके देख सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा जरूर कि हाँ ये लगाव है। और भारती जैसे जी इसके अंदर यही है, साथ में ये भी बोलूंगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तो वही हमारे अपने हैं बिल्कुल जी। और जैसे आपकी एग्जीबिशंस भी बहुत लगती होंगी पेंटिंग की, तो कहाँ कहाँ लगी है? बहुत सारे मॉल्स वगैरह में हम लगाते रहते हैं समय समय पर, JW मैरिट होटल में। और ज़्यादातर जो मेरी पेंटिंग्स वगैरह एग्जीबिशन हम कम लगाते हैं, हमारा जितना भी काम रहता है वो कस्टमाइजेशन है। Okay. कस्टमाइज हम पोर्ट्रेट पेंटिंग्स, आजकल बहुत आपको भी पता है कि लोगों के मकान पुराने जो कोलैबोरेशन करके जो लोग बनाते हैं और हमारे को हायर करते हैं, हमारे को बुलाते भी हैं स्पेशली कि राजन जी आप आ सकते हैं अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल करके, तो हम उनके लिए जाते हैं। हम उनको बताते हैं कि यहाँ पे इस वॉल पे ये लगना चाहिए, या आपकी क्या सोच है, आप किसको मानते हैं या आपका क्या इंटरेस्ट है, उस हिसाब से हम उनको जो है गाइड करते हैं। तो आपके साथ और भी लोग हैं या सिर्फ आप ही हैं? नहीं, मेरे साथ मेरी टीम है पूरी। हम टीम वर्क ही करते हैं, टीम में काम होता है हमारा। तो मतलब एग्जीबिशंस बहुत कम पर लोगों का जहाँ पर पैरेलली चलता रहता है, दोनों ही सब चीजें चलती रहती है। हमारा ऑनलाइन भी, हमारा मेरी वेबसाइट है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पे लोग बहुत खरीदारी करते हैं। और मेरी इंडिया पेंटिंग्स वगैरह जाती हैं, तो लोग गूगल पे हमारे को देखते हैं। और आजकल आपको पता है गूगल जिंदाबाद है, तो लोग गूगल पे जो भी पॉपुलर आर्टिस्ट वगैरह, तो उसमें मेरा नाम आता है, तो जैसे ही नाम आता है वहाँ पे लोग हमारे को कॉल करते हैं और हमारे को हायर करते हैं, और जैसा भी जिसको जैसी पेंटिंग्स वगैरह चाहिए होती है उस हिसाब से हम उनके लिए ऑर्डर पे हम पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं उनके अकॉर्डिंगली। ओके, हर पेंटिंग का एक अलग चार्ज होता होगा उनके अकॉर्डिंग, साइजेस के अकॉर्डिंग रहता है। अगर उनकी चॉइसेस थोड़ी डिफरेंट होती है तो चॉइसेस के अकॉर्डिंग भी प्राइसेस आता होगा। जैसे साइज कितना बड़ा है और उसके अंदर कितना काम है, कम काम है, ज्यादा काम है, और अगर एक फिगर है या कितनी फिगर्स हैं, 2 फिगर्स हैं, जैसे जैसे फिगर्स भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है उस हिसाब से फिर उसके प्राइसेस भी बढ़ते जाते हैं। ओके, जैसे इसमें ना पेंटिंग में भी काफी होते हैं ऑयल, आप किस वाली पेंटिंग में जाते हैं? ज्यादातर हमारी ऐसा नहीं है, हमारी सब तरीके की ही पेंटिंग्स वगैरह चलती हैं। आई थिंक 6 लाइन बोलते हैं ना इसकी, शायद ऑयल पेंट हो गया। मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर ऑयल पेंटिंग रहता है, एक्रेलिक पेंटिंग रहता है, तंजोर पेंटिंग रहता है। पोर्ट्रेट में पोर्ट्रेट यानी कि किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा, तो वो चारकोल शेडिंग में भी बनता है। चारकोल शेडिंग एक पेंसिल होती है, उससे ये चीज बनाई जाती है पेपर के ऊपर। और दूसरा आता है कलर पेंसिल। तो कलर पेंसिल नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, कलर और पेंसिल। बिल्कुल। तो कलर पेंसिल जो है, कलर्स पेंसिल से हम बनाते हैं पेपर के ऊपर। तीसरा होता है ऑयल पेंटिंग या एक्रेलिक पेंटिंग। तो ऑयल पेंटिंग का मतलब होता है ऑयल कलर्स और एक्रेलिक का मतलब होता है एक्रेलिक कलर्स। तो वो बनती दोनों की दोनों कैनवस के ऊपर ही है। कैनवस के ऊपर नहीं। ओके जी। तो मतलब ये भी हमारे लिए काफी अच्छा अचीवमेंट है कि हमें अभी सीखने को मिला। और इसी के साथ साथ तंजोर पेंटिंग है। तंजोर पेंटिंग का मतलब होता है कि कैनवस के ऊपर हमने पेंटिंग वगैरह बनाई, और जहाँ जहाँ ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, जहाँ जहाँ उसको ब्यूटिफिकेशन और करना है, तो वो एक गोल्ड का पतरा होता है, लेयर होती है, उसको चढ़ाया जाता है। फिर उसके ऊपर स्वरोस्की वगैरह, कुंदन वगैरह बहुत सारी चीजें लगती हैं, उसको तंजोर पेंटिंग बोला जाता है। एक पेंटिंग में बनाने में अगर हम एक सिंगल नॉर्मल फ्रेम लेते हैं तो कितना समय लगता है उसमें? एक पेंटिंग को बनाने में देखिए, वो जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि छोटी से छोटी भी पेंटिंग होती है, साइजेस के अकॉर्डिंग सब चीजें होती है। सबसे छोटा साइज 2x1.5 फीट का रहता है, और उसको बनाने में अगर किसी व्यक्ति विशेष का चेहरा है तो कम से कम मान करके चलो 1 वीक तो लगता ही है। 1 वीक जी। और कोई जैसे हम मान लेते हैं हमारे श्री प्रभु राम जी की जो उन्होंने मूर्ति बनाई थी, उसमें कला दिखती है उनकी, तो उसके लिए आपका क्या ख्याल है? अब मैं आपकी इसी बात का ही जवाब देता हूँ। अब मूर्ति है वो, और उसके अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है, क्योंकि उसमें क्या है कि अस्त्र है, शस्त्र है, उसके अंदर मुकुट है, गहने हैं, एक सौम्य चेहरा है प्रभु का, उनके आंखें इतनी सुंदर है, उनके चरण हैं इतने, और जो दशावतार भी पीछे बने हुए हैं, जो आपने देखा होगा मूर्ति में भी डिटेलिंग में दशावतार, भगवान विष्णु के दशावतार बने हुए हैं। तो अगर जैसे आपने इस टॉपिक के ऊपर बात वगैरह करी है, प्रभु श्री रामचंद्र की मूर्ति के ऊपर बात करी है, अगर मैं इसको पेंटिंग फॉर्म में बनाऊंगा तो कम से कम आप मान करके चलो कि ये 1.5 महीने का काम है इसके अंदर। जी राजन जी, हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, आपका कौन है? देखिए, मैं
वही दोबारा इसको रिपीट करूँगा। जब 4th-5th क्लास में था, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैगज़ीन का दौर था। गृह शोभा या बहुत ऐसी घर पे भी मैगज़ीन्स वगैरह आती थी, तो मैं पढ़ता था उसमें, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती थी उसके अंदर, और उसमें पेंटिंग्स वगैरह भी होती थी, और मैं पेंटिंग्स के ज़्यादातर कॉलम्स वगैरह पढ़ता था। तो एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग्स वगैरह वहाँ पे बहुत आती थी। तो एक ये चीज़ होती थी कि हाँ, मुझे भी ऐसा कुछ बनना है, या मुझे भी ऐसे ही चित्रकारी करनी है, जैमिनी रॉय पे या एम.एफ. हुसैन वगैरह। तो उनका मैं पढ़ता था, और और फिर और भी ऐसे साथ ही साथ ये भी चीज़ है, डिवाइन पर्सनैलिटीज़ जो थी, जो चित्रकारी करती थी उस टाइम पे, और जिनको मैं पढ़ता था, मुझे याद नहीं है कि उनके नाम क्या थे, बट उनको मैं पढ़ता था। और वो राधा कृष्ण की पेंटिंग्स वगैरह बनाती थी ज़्यादा। ओके। और देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनाते थे, राधा कृष्ण के पेंटिंग्स बनाते थे, गणपति जी की पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे। तो मेरा भी रुझान पढ़ पढ़ करके, देख देख करके बढ़ता ही चला गया। ओके। और जब भी जन्माष्टमी आती थी, तो मैं, क्योंकि आपको पता ही है कि कलाकार हूँ, और कलाकार जो होता है वो यानी कि चित्रकार, और वो शिल्प कला से भी जुड़ा हुआ होता है, हैंडीक्राफ्ट जिसको हम क्राफ्ट कहते हैं, हम जिसको, वो भी उससे भी जुड़ा हुआ होता है। तो ये 4th-5th की ही बात है, ये तब से ही हर साल होता है ऐसा, और अभी तक होता है। ओके। उसमें क्या होता था कि मैं स्कूल से आता था, और हमारे स्कूल और घर में बीच में मार्केट पड़ती थी। तो उस दौरान अगस्त के महीने में जन्माष्टमी आती है, और मैं कभी भगवान की पोशाक, कभी मुकुट, कभी बांसुरी, कभी आसन, कभी झूलन भगवान का मैं लेता था। तो ये मेरे को कोई समझाता नहीं था ना, किसी ने नहीं ये सब चीज़ें मेरे को समझाई, ये कुदरती मेरे अंदर ही ये चीज़ बढ़ती चली गई अपने आप ही। और उस टाइम पे अगस्त के महीने में बारिश का भी महीना वो होता था, और मैं आज के दौर की बात नहीं कर रहा, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब मैं 4th-5th क्लास में था। तो घर के बाहर ना गीली मिट्टी पड़ी होती थी, तो उन गीली मिट्टी से मैं ये क्या है कि क्राफ्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ, और आध्यात्मिक की भी बात कर रहा हूँ, क्राफ्ट की भी बात कर रहा हूँ। तो गीली मिट्टी से मैं देवकी और वासुदेव को बनाता था, और झाड़ू की तीलियों से मैं कारागर बनाता था, और छोटी सी मटकी खुद बनाता था, और उसमें रूई डाल करके दिखाता था कि ये माखन है, और उसको लटकाता था। तो बहुत ऐसे क्ले से मैं कालिया नाग बनाता था। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं वो करता था, और क्योंकि शुरुआत से ही रुझान मेरा राधा कृष्ण की तरफ था, और मैंने बहुत ऐसे बचपन में भी पेंटिंग्स वगैरह बनाई हैं, देख देख करके ही, अपनी कला को एनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। भगवत गीता पढ़ता था, भगवान श्री कृष्ण की, श्री कृष्णा इस्कॉन की जो बुक आती है, उसमें बहुत सारे चित्र होते हैं, तो मैं देख देख करके वो बनाया करता था। और उससे मेरा रियाज होता था कि हाँ, सुदामा, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, सुदामा जी को उन्होंने अपने सिंहासन पे बिठा रखा है भगवान श्री कृष्ण ने, और उनके चरण पखार रहे हैं। तो उसी चित्र को लेकर के मैं अपने कैनवस पे उतारता था। ऐसे ही पूतना है, और भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया, और बकासुर का वध किया, तृणाव्रत का वध किया, और नलकुवर मणिग्रीव का उद्धार किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे चित्र थे जो श्री कृष्णा बुक में थे, तो उनको देखा करता था, देख देख करके बनाया करता था। इससे क्या होता था, कृष्ण की तरफ भी रुझान बढ़ता चला गया, और चित्रकारी में भी बढ़ता चला गया। तो आज यही उसका नतीजा है कि मैं कह सकते हो आप, जितना भी प्रभु ने मुझे अपने चरणों में बिठा रखा है, उस हिसाब से मैं करता हूँ, जितनी भी भक्ति मेरे से हो पाती है। और भक्ति भी बहुत बड़ा एक शब्द है, भक्ति भी मैं नहीं बोलूँगा, जितना भी हो पाता है प्रभु की प्रार्थना। और मैं अगर कहूँ तो इस टाइम पे अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। लोग इतना भी नहीं करते हैं कि आप एक बहुत कम एज में ही भगवान की हर चीज को फील कर रहे थे। सीख से ही जेल बना रहे थे, जी, मटकी बना रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा भी था। बिल्कुल। और साथ ही साथ ये भी बोलूँगा मैं कि आज ठाकुर जी ने मुझे अपने चरणों पे मतलब आने वाले समय में मैं वृंदावन शिफ्ट हो रहा हूँ, और मैं वृंदावन ही रहूँगा, वहीं से अपना काम भी चलाऊँगा। और ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल के अंदर अंदर मेरा वृंदावन में एक बहुत अच्छा एक स्टूडियो बनेगा, जो कि ठाकुर जी ने, राधा रानी ने दिलवाया मुझे। वहाँ पे स्टूडियो बनेगा, और मेरी रिहाइश भी वहीं होगी, और वहीं से ही मैं अपना ये चित्रकारी का काम भी करूँगा। राजन जी, जो
आज की पीढ़ी है, जो आज के युवा हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं या इस फील्ड में नहीं जाना चाहते, आध्यात्मिक के लिए आपके क्या विचार रहेंगे या उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि माता पिता के अंदर ही अपने प्रभु को देखो, क्योंकि वो तो एक मूर्त है, तो हमने अभी भगवान को नहीं देखा, लेकिन चलते फिरते भगवान तो हमारे माता पिता ही हैं। तो प्रेमानंद महाराज जी भी यही चीज़ ही बोलते हैं कि बहुत ऐसी स्टोरीज हैं जो प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि हमने हमें प्रभु को भोग लगाना है, घर पे माँ भूखी बैठी है। अरे हमारे प्रभु को तो भोग लगाने तो पहले ये नहीं पता वो माँ के अंदर ही प्रभु बैठे हैं आपके, अगर उन्होंने खाना खा लिया आपके प्रभु तक अपने आप पहुंच जाएगा। तो किसी को निराश मत करो, प्रभु को पाना है तो पहले अपने माता पिता से ही रास्ता निकलता है उसका, क्योंकि उनके अंदर भी आपके प्रभु ही बैठे हैं। और दूसरा ये कि हाँ, दुनिया जो यंग जनरेशन है वो भटक रही है। अगर आपको संयम रखना है और अब आपको फोकस करना है अपने करियर के ऊपर, तो सबसे पहले आपको डेफिनेटली मेडिटेशन तो ज़रूर है ही है, वो करना ही पड़ेगा। चाहे आप 10 मिनट के लिए बैठिए, 15 मिनट के लिए बैठिए, आपको एकाग्रचित होकर के जब आप ध्यान लगाते हो, तो जब आप फोकस हो जाते हो, तो किसी भी फील्ड में अगर आप जाओ तो आप उसमें फोकस अपना पूरा 100% दे सकते हो। क्योंकि व्यक्ति आजकल के दौर में ना बहुत ज्यादा भटक रहा है, उसको यही नहीं पता कि जाना कहाँ पे है। तो जब आप आध्यात्म से जुड़ते हो ना, तो वो अंदरूनी एक शक्ति ऐसी है, एक डिवाइन पावर एक ऐसी है जो आपको उस रास्ते पे अपने आप लेती चली जाएगी, आपको भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने जुड़ना कहाँ पे, लोगों को तो यही नहीं पता कि जुड़ना कहाँ पे। आप उस डिवाइन पर्सनैलिटी से जुड़ो और उसका हाथ पकड़ो, और वो उसको पता है, उस डिवाइन पर्सनैलिटी को पता है कि आपका रास्ता कहाँ है। वो डिवाइन पर्सनैलिटी कहेगी मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें लेकर के चलती हूँ। ये है। राजन जी, कोई लाइफ की कोई ऐसी स्टोरी हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हो आपसे जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा। अगर ये चीज़ नहीं बताऊँगा तो लोग प्रभु से जुड़ कैसे पाएंगे। तो बहुत ऐसी स्टोरीज वगैरह होती हैं कि वो बतानी भी चाहिए, जिससे कि हमारा विश्वास प्रभु के प्रति और जागे और बढ़े, और जिससे कि हम प्रभु के प्रति और ज़्यादा शरणागत हो सके। 2019 में भारती जी, हमारा एक एक्सीडेंट हुआ था, और मैं, मेरी मम्मी और मेरे रिलेटिव, हम पंजाब से दिल्ली आ रहे थे, और हिसार में हमारा एक ऐसा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था कि हमारी गाड़ी पलट गई थी। चला मैं ही रहा था, और उसके आगे एक बफेलो था, और क्योंकि रात का टाइम था, और मैं ज़्यादातर वैसे गाड़ी जो है बहुत इतनी तेज़ नहीं चलाता, मैं नॉर्मल स्पीड पे ही चलाता हूँ। बट वहाँ पे कोई लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, और जो एक जानवर होता है उसकी अगर आंखें भी सामने दिख जाएं तो वो भी चमकती हैं, तो उसकी आंखें भी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, मेरी डायरेक्शन में नहीं थी, ऑपोजिट डायरेक्शन में थी। तो वो हिट हुआ और हमारी जो गाड़ी है वो पलट गई थी, और भगवान की कृपा से मुझे नहीं कुछ हुआ। एक हल्की सी बस यहाँ एक खरोंच सी आई थी, हल्की सी। मेरी मम्मी को कुछ इंटरनल हुआ था, मसल्स ब्रेक हुई थी, और मेरे रिलेटिव जो आगे बैठे थे उनको कुछ आँख में हल्का सा कट लगा था। अब क्या हुआ, जो उन्हीं के जहाँ पे हमारा एक्सीडेंट हुआ था उसी के ही बगल में होटल था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने हमारी गाड़ी को एकदम से सीधा किया, और मैं तुरंत बाहर निकला, और मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा रो रहे थे, तो मैंने उनको बहुत एक कस करके हक किया मैंने उनको कि मम्मी आप चिंता मत करो, हम सब सलामत हैं, हम सब ठीक है, हम सब भगवान की कृपा से सुरक्षित हैं। फिर उसके बाद हम दिल्ली वापस आए, और 1 हफ्ते के बाद हम, ये जो गाड़ी थी ये उसी जो होटल के मालिक को हमने दे रखी थी कि आप यहाँ से ठीक करा देना, हम 1 हफ्ते के बाद आएंगे। और कुछ हमारे साथ धोखा भी हुआ कि हमने एक अमाउंट दिया, ह्यूज अमाउंट दिया उस होटल के मालिक को, और जो कि इतना लगना वाला नहीं था पैसा, बट हमने दिया, ये कमिटमेंट थी कि इतना, कोई अगर बोलेगा इतना खर्चा है, और हम भी परेशान हो गए थे बहुत ज़्यादा कि किसी का अगर एक्सीडेंट होगा ऐसा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सही बात है। तो भारती जी, मैं और मेरी मम्मा 1 हफ्ते के बाद जब गाड़ी ठीक हो गई तो हम आए, और उस होटल के मालिक ने हमें हैंड ओवर कर दी गाड़ी। और आप मानेंगे भारती जी, उस गाड़ी के अंदर कूलेंट नहीं था, पानी नहीं था, इंजन ऑयल नहीं था, लेकिन हम गाड़ी को चला करके आए, तो गाड़ी
सी से एच पे चली जाती थी। सी मतलब कूल और एच मतलब हीट। तो सी से एच पे चली जाती थी हर 1 किलोमीटर के बाद। और उसकी ये भी मैं आपको बता दूं कि उसकी बेल्ट भी टूटी हुई थी। गाड़ी में एक बेल्ट होती है जिससे कि आगे वो चलती है इंजन में, तो वो टक 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 बहुत ज्यादा कर रही थी। तो क्या हुआ, हम 1 किलोमीटर रुकते थे और गाड़ी जो है वो सी से एच पे चली जाती थी। फिर ऐसे करते 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 रात बीत गई और मैं बहुत ज्यादा रोने लगा। मेरी मम्मी आगे बैठी हुई थी और मैंने कहा, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो। अब मैं यहाँ पे किसको बुलाऊं? आपके सिवाय मेरा कोई भी नहीं है प्रभु, मैं किसको कहूँ? और मेरे आंखों में से आंसू आ गए। और आप मानेंगे नहीं भारती जी, 160 किलोमीटर गाड़ी मेरे घर तक नॉन स्टॉप, बिना कुछ सी से एच पे गए, नॉन स्टॉप मेरी वो गाड़ी मेरे घर तक आ गई। मतलब जो 1 किलोमीटर पर रुक रही थी वो हाँ, 160 किलोमीटर कंटिन्यूसली वो गाड़ी मेरे घर तक आ गई। और साथ ही साथ एक चीज और बोलूंगा मैं, तब तो उस गाड़ी को कुछ भी नहीं हुआ जब मैंने अपने प्रभु को याद किया। बट उसके बाद मैंने किसी रिलेटिव के घर जाना था, मैंने सुबह गाड़ी ठीक करवाई और मैंने उस रिलेटिव के घर गया, और जो कि ज्यादा 10 किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर, और गाड़ी में से धुआं निकलने लग गया अपने आप ही। और सोचो, जो गाड़ी 160 किलोमीटर की दूरी कर करके, जिसके अंदर कूलेंट नहीं था, पानी नहीं था, इंजन ऑयल नहीं था, वो गाड़ी मेरे घर तक आ गई। तो ये शक्ति नहीं है तो और क्या है? ये बहुत बड़ी शक्ति है। और ये समय समय पे होता रहता है। ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हैं जो मैं आपको अगर करूंगा तो ये पॉडकास्ट पूरा का पूरा उसी में बीत जाएगा। वो आपने जो मिरेकल है फील किया। बिल्कुल, और मिरेकल होते हैं, मेरे साथ भी बहुत सारे हुए हैं। और जैसे राजन जी, आपसे लोग मिलना चाहते हैं, आपने वेबसाइट वगैरह बता रही थी, पर एक बार आप फिर से हमारे व्यूअर्स को बता देंगे कि आपसे लोग कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी पेंटिंग कहाँ से परचेज कर सकते हैं? नमस्कार, आप गूगल पे राजन मालूजा लिखिए, और सिर्फ राजन मालूजा अगर माइक में भी बोलेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन राजन मालूजा की, यानी कि मेरी, वहाँ पे काफ़ी कुछ आ जाएगा। उसी में ही हमारी एक वेबसाइट है rajanmaluja.store.com, ये हमारी जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और rajanmalujaarts.com ये हमारी नॉर्मल डायनामिक वेबसाइट है जिसपे आप हमारा काम देख सकते हैं। राजन जी, जैसे आप भी देख रहे हैं कि आगे जितनी भी लाइफ बढ़ती जा रही है, एआई का जमाना आ गया है, बहुत सारी एप्स आ गई हैं जहाँ पे आपसे डालो पेंटिंग आपको मिल जाती है, तो लोग उधर ना जाके चित्रकार की तरफ क्यों जाएंगे? तो भारती जी, इसका जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि जैसे एआई है, तो वहाँ पे तो कोई भी अगर फोटो डालेगा तो उसका कन्वर्ट हो जाता है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बट इसके अंदर भाव नहीं जुड़े होंगे, इसके अंदर जो चेतना है वो नहीं जागेगी, या एक कलाकार की जो चेतना है, कलाकार के जो भाव है, वो कैसे उस पेंटिंग में जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है ये कि आजकल ना ये भी एक ट्रेंड है कि आपके घर में एग्जाम्पल के तौर पे एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग लगी है या जेमिनी रॉय की पेंटिंग लगी है, तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि हमारे घर में जी इस फलाने आर्टिस्ट की पेंटिंग लगी है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जी। ठीक है, तो अगर आप एआई से भी बनवाते हैं या कैसे भी जो भी होता है, पहली बात तो वो पेंटिंग नहीं होगी, वो एक प्रिंट होता है, नॉट पेंटिंग होती है। दूसरा, जो पॉपुलर आर्टिस्ट है वो अगर अपने हाथों से बना करके पेंटिंग अगर आपके घर में नहीं लगेगी, तो आप कैसे बता पाएंगे कि हम फलाने इतने बड़े पॉपुलर आर्टिस्ट की हमने अपने घर में पेंटिंग लगा रखी है? वो तो नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यही चीज है कि उसके अंदर जो फीलिंग है, जो डिवाइन टच है, जो डिवाइन एक पावर, एक जैसे कि मेरी जहाँ पे पेंटिंग वगैरह जाती है तो लोग ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो एआई से आप कैसे पॉजिटिव एनर्जी वो क्रिएट कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो वो तो आप जब किसी के एक हाथ लगेंगे, वो मेरे ना हो, किसी के भी हाथ हो, मेरे से भी बहुत लोग ऊपर बैठे हैं, तो जब उसके वो हाथ लगेंगे तभी तो उसमें जीवंत एक रूप आएगा। तो जब एक जीवंत रूप आएगा और उसके नीचे सिग्नेचर होंगे उस कलाकार के, तो आप बोल पाएंगे कि हाँ, हम इस कलाकार से हमने ये पेंटिंग बनवाई है। अगर एआई है तो एआई की अगर कोई पिक्चर वगैरह भी है तो आप बोल कैसे पाएंगे ये पेंटिंग भी है या प्रिंट है, और किस कलाकार ने बनाई है? उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। आर्टिस्ट की वैल्यू है, आर्टिस्ट की कला की वैल्यू है, और उसके सबसे बड़ी बात है उसके सिग्नेचर की वैल्यू है। सही बात है ये तो।
जी एआई तो कुछ भी दे सकता है। जी 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 जी। खाना तो हमें अपने हाथ से ही हाँ, पड़ेगा। खाना तो हमें अपने हाथ से बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। राजन जी, आप इस शो पे आए उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। Thank you. आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जैसे हम कह सकते हैं ना कि जैसे आपने अपने घर को एक वृंदावन बताया था, तो मुझे भी लगा कि मैं वापस वृंदावन पहुंच गई हूँ। हम दो लोग बैठ के बातें कर रहे हैं और ये पॉडकास्ट तो मुझे सच में बहुत अमेजिंग लगा और राजन जी भी मुझे बहुत अच्छे लगे। तो प्लीज़ अगर ये पॉडकास्ट आपको समझ में आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको और भी चीज़ें मिलती रहेंगी। आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और राधे राधे। राधे राधे।